नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969086089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीओ परीक्षा के लिए जो हम पेड क्विजेस लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो नेक्स्ट वीडियो हम देख रहे हैं। पिछले सारे वीडियो जितने भी हैं हमारे मॉड्यूल बेस्ड हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको हम कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज उसको आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में देखे होंगे उनके लिंक्स, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन हमारे पास है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो आप जो साउदर्न इंडिया में इधर ये चोल टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इस हिस्से में कुछ ये रूल करते थे। तो इनकी देखिए संस्थापक जो थे ये विजयालय थे, ठीक है, ये ठीक है। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय को माना जाता है, ये भी ठीक है। इनका जो स्टेट एम्ब्लेम यानी कि राजकीय चिन्ह था, ठीक है, ये ऐसे फ्लैग में भी इनका जो है बाघ होता था, बेसिकली टाइगर वो बना होता था। ठीक, अब बात करें इनकी आवासीय राजधानी की यानी कि रेजिडेंशियल कैपिटल, तो ये कांची नहीं था, ठीक है, ये इसको जो है ये पलाई राई करके इसका नाम था, ठीक है, वो था। और इसी में एक इनकी जो उप सब कैपिटल है कह लीजिए, उप राजधानी वो कांची थी। और जो इनकी ओरिजिनल राजधानी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी वो तंजौर थी। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स थे, तो इसमें जो ये पेयर 1 है वो गलत है। अब निम्नलिखित चोल शासकों का सही जो क्रम है यानी क्रोनोलॉजी से जो उनका रूल रहा वो हमको चुनना है। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें ये करेक्ट है। आदित्य प्रथम, परांतक द्वितीय, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो देखिए विजयालय से अगर हम स्टार्ट करें तो विजयालय, उसके बाद आदित्य प्रथम जो है इनका टाइम पीरियड अराउंड 907 ईस्वी तक होता है। उसके बाद परांतक प्रथम आते हैं, फिर देखिए परांतक द्वितीय, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तम चोल जो है बीच में था, फिर राज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो ऐसे पूरा जो क्रम है ये चलता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें डी ऑप्शन जो है ये सही है। अब चोल डायनेस्टी में ही देखिए एक और क्वेश्चन उस संबंध में है कि राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस चोल शासक ने वीर चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका जो है, इसमें हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, परांतक प्रथम। ठीक, ऑप्शन 1 हमारा जो है करेक्ट है। देखिए इसका शासनकाल की अगर हम बात करें तो ये जो है 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और कई इतिहासकारों के द्वारा जो है इसको ही जो है ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है चोल शासन का। तो और यहाँ पे राष्ट्रकूट रूलर्स के ऊपर जो है इसने वीर चोल की उपाधि धारण की थी। तो ऐसे कई सारे इवेंट है, जैसे एक किसी में इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो है तो इस तरीके से सारे फैक्ट्स चूंकि कई सारे अब ऐसे होते हैं तो ध्यान रख पाना वैसे आपको मुश्किल होता होगा, परंतु कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं तो प्लीज़ उसको यहाँ पे ध्यान रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है तो पढ़ना ज़रूरी है। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण एवं रजत के सिक्के किस शासक के समकालीन है। ठीक है, तो चोल डायनेस्टी में ही फिर से देखिए कि जो है आपका इसमें उत्तम चोल जो है ये परांतक द्वितीय के बाद राजा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो चोल काल में जो मैक्सिमम गोल्ड और ये सिल्वर के कॉइन्स हैं, ठीक है, तो इसी के टाइम पीरियड के हैं। तो यहाँ से हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। अब इसमें से किस चोल शासक का मूल नाम अरिमोली वर्मन था। ठीक है, तो ये नाम ध्यान से देख लीजिए। ये बेसिकली ओरिजिनल नाम था इसका राज प्रथम का। ऑप्शन जो बी है हमारा ये करेक्ट होगा। इसका टाइम पीरियड था 985 से 1014 ईस्वी के आसपास। और जो राज नाम है इसका जब राज्याभिषेक हुआ तो उस अवसर पर इसने जो है ये उपाधि धारण की थी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम की दक्षिण पूर्व एशिया विजय का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 1014 से 1044 ईस्वी के आसपास इनका टाइम पीरियड है। तो उसी के बीच में 1017 ईस्वी में जो है ये आपका तिरुवालंगाडु अभिलेख जो है ये बी वाला। ठीक है,
इसमें यहाँ पे इनकी जो ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उसको विजय करने का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इनसे संबंधित जो है राजेंद्र फर्स्ट से संबंधित जैसे एक दो फैक्ट ये है कि गंगकोंड जो है ये उनकी उपाधि हुआ करती थी। और एक इतिहासकार थे स्मिथ इन्होंने, तो इसमें इन्होंने इनको जो है दक्षिण यानी कि साउथ का नेपोलियन भी कहा है। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं तो वैसे यहाँ पे इनको भी साउथ का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें ये बी वाला जो ये अभिलेख है यहाँ पे इस विजय का उल्लेख है। अब देखिए दो स्टेटमेंट है कि उसने प्रकेशरी की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसी जो है जो शासक होगा इसके समय में यानी कि 1055 ईस्वी में चोल देश यानी कि जो चोल टेरिटरी थी उस समय वहां पर अकाल पड़ा था। तो ये दोनों जो हमारे कथन है किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, तो ये जो राजेंद्र द्वितीय है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, इससे संबंधित हो जाएंगे। ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो जो है 1052 से 1064 तक जो है ये इसका टाइम पीरियड रहा। तो उसी के दौरान यहाँ पे ये अकाल की जो घटना है और इसकी जो उपाधि थी वो प्रकेशरी थी। अब इसमें देखिए गलत कथन को चुनना है। तो देखिए चोल प्रशासन के अध्ययन हेतु मुख्य जो स्रोत हैं वो चोलकालीन अभिलेख हैं, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि चोल अभिलेखों में राजा यानी कि जो उस समय सम्राट हुआ करता था तो उसके लिए देखिए दो शब्द है, एक है को, दूसरा है पेरुमाल। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग होता था। तो राजा को जो है कह लीजिए निर्देशित करने के लिए कि को और पेरुमाल शब्द को यूज करते थे। इसके अलावा जो है एक पेरुमन अधिगल भी कहा जाता था। ठीक है, जिसका मतलब होता था महान। ठीक, इन शब्दों का प्रयोग राजा के लिए होता था क्योंकि उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था चोल प्रशासन में तो सबसे शीर्ष पे जो प्रशासन का केंद्र बिंदु था वो सम्राट यानी कि राजा होता था। तो वहाँ पे ये सब टाइटल्स वगैरह जो है यूज करते थे। तो ध्यान रखेंगे हमारा इसमें दोनों सही हैं तो गलत कुछ भी नहीं है, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जीवित दिया जाता था। तो ये टर्म्स देखिए जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे यहाँ पे टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखा करिए। तो जीवित दिया जाता था जो कैश के बदले होता था, है ना, सैलरी जो मिलती है, जैसे हम आप काम करते हैं कहीं तो हमें सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे जीवित दिया जाता था जो क्या होता था, प्लॉट ऑफ लैंड यानी कि भूमि खंड होता था। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य को कितने मंडलों यानी कि प्रांत से उसको समझ सकते हैं आप, कितने प्रांतों में प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो ये बेसिकली जो है देखेंगे तो यहाँ पे 6 प्रांतों में डिवाइडेड था। हमारा डी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चोल के बारे में आपको पता ही होगा कि साउथ इंडिया में जितने भी साम्राज्यों के बारे में आप पढ़ते हैं सबसे बड़ा जो साम्राज्य था यही था। ठीक, चोल अभिलेखों में ग्राम सभाओं के किन प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चोल शासन में आप देखेंगे तो जो इनका ये ग्राम शासन है, ठीक है, उस एग्रेरियन चूंकि सोसाइटी थी तो सबसे उल्लेखनीय विशेषता इनकी यही थी। और यहाँ पे देखिए 3 प्रकार से डिवाइडेड थी जिसमें उर, सभा और नगरम। ठीक है, तीनों होते थे। नगरम बेसिकली क्या होता था कि जो व्यापारिक कह लीजिए प्लेसेस होती थी, है ना, उसको नगरम बोला जाता था। सभा होती थी जो ब्राह्मणों को भूमि वगैरह दान दी गई होती थी तो वैसे ग्रामों को बोलते थे। ठीक है, और तीसरा है उर। तो उर ये जो सामान्य लोग होते थे उनकी एक संस्था हुआ करती थी। ठीक, तो तीनों ही है तो हम यहाँ से 1 2 3 डी ऑप्शन को चूज करेंगे। चोल स्थानीय प्रशासन से संबंधित वारियार जो है क्या होता था। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो ये ग्राम शासन देखा चोल में अभी ऊपर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था इसके सभा के बारे में। ठीक है, तो जो ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमियों में जो कह लीजिए इंस्टीट्यूशन है ये उसको सभा बोला जाता था। तो सभा के द्वारा जो है किसी विशेष कार्य के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी उसको वारियार बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो सभा होती थी उस समय पे अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती थी तो वहां पे उसी क्रम में कुछ व्यक्तियों को जो नियुक्त करते थे तो उनको वारियार कहते थे ये। अगला है कि चोल काल में गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला यानी कि चौकीदारी जो कर था वो क्या कहलाता था। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो चौकीदारी जिससे आज के समय में टर्म यूज होता है तो यहाँ पे गांवों की रक्षा के लिए जो टैक्स था इसका नाम था पडिकावल। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा उसी क्रम में अगर हम देखें तो जो एक नॉर्मल टैक्सेस लिए जाते थे लोकल लेवल पे उसको कदमई बोलते थे। कदमई बेसिकली जो है वो ये कृषि वाला जो लगान होता था, ठीक है, ये होता था। और यहाँ पे मनाइरे जो ऑप्शन डी में है ये जो होता था आपका हाउस टैक्स यानी कि कह लीजिए भवन कर जो वर्तमान में आप जानते हैं वो होता था।
कौन सा चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश करवाई? ठीक है, तो पैमाइश क्या होता है कि जो लैंड का एक्चुअल मेजरमेंट होता है, ठीक है, जैसे वर्तमान में जो लेखपाल वगैरह देखते हैं ना आप, अब जमीनों की जो नाप जोख होती है, तो यहाँ पे ये टर्म यूज होता है। तो चोल शासक जो ये था जिसने ये पहली बार करवाया था, ये था आपका राजराज प्रथम। चोल काल में ग्राम प्रशासन से संबद्ध कौन सी समिति विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जो है वारियम टर्म यूज होता था किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सभा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो उसी क्रम में चूंकि वो लोग समितियों के माध्यम से काम करते थे, तो एक ऐसी समिति जिसमें विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख की जाती थी, उस संस्था का नाम था उदासीन वारियम। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो जैसे LIC वगैरह आप कराते हैं ना, जितने भी इंश्योरेंस वाले स्कीम्स इंडिया में ऑपरेट होती हैं या उसका जो लॉन्च है या जो पुराने हैं उनके रेगुलेशन है, उनके संदर्भ में जो गाइडलाइंस है, ये सब के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है कि अगस्त 2022 तक निम्नलिखित में से कौन जो हमारा सेबी है, ठीक है, संस्थान SEBI, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके जो है अध्यक्ष बनी है ये माधवी पुरी बुच नाम है इनका। ठीक है, अजय त्यागी जो है ये इनका स्थान लिया इन्होंने, तो ऑप्शन डी जो है इसको चुनेंगे हम। अगला है IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो जैसे बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसी क्रम में ये भी बैंक आपको पता होगा, अभी रिसेंटली जैसे इसका कुछ स्टेक जो है LIC ने एक्वायर किया था। तो IDBI बैंक का फुल फॉर्म है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आपको ये बताना है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है किस वर्ष में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हमने शायद पहले भी आपको बताया हुआ है, तो इस ग्रुप में जो है कुल 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पे जो है एक इसमें जो नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जो है ये एक अलग संस्थान है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि वॉशिंगटन DC में स्थित है। 1944 से जो है फॉर्मेशन हुआ इसका, तो ये एक अलग संस्थान है। बाकी इसमें IDA, IFC, MIGA, ठीक है, ये सब हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसके हिस्से हैं। अगर हम इसके अलावा जो 2 और की बात करें तो एक IBRD है, ठीक है, और जो एक और बच गया वो कौन सा, IDA, IFC, हाँ एक ICSID भी है। ठीक, तो ये 5 हैं कुल, तो इसमें बी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। भारत में खनिजों से समृद्ध पठार जो है कौन सा है? ठीक, तो देखिए ये जो आप झारखंड का स्टेट देखते हैं, ठीक है, और उसके जो एडजॉइनिंग और स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडिया के मिनरल्स हैं यहीं पे पाए जाते हैं। कोयला, बॉक्साइट, है ना, जितने भी इस तरीके की रिच डिपॉजिट्स वाली मिनरल हैं इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें, ध्यान से इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो अगर देखिए बात करेंगे हम बॉक्साइट के प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा ये संबंधित हमारा राज्य उड़ीसा। ठीक, अब इसमें से देखिए सही कथन हमको चुनना है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध जो है लौह अयस्क जो खाने हैं यहाँ पे ये है, तो ये कथन हमारा ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्नाटक में आप देखेंगे कुद्रेमुख में, तो ये जो आयरन ओर जो है माइंस यहाँ पे काफी फेमस है। दूसरा है कि कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आयरन जो होता है उसके जो दो प्रमुख हमारे अयस्क हैं, ये आपका मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, भारत में यही मेजरली पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कर्नाटक स्टेट में देखेंगे तो उसके संबंध में ये कथन भी ठीक है, हम यहाँ से दोनों को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि तांबे के संबंध में सही कथन देखिए कौन सा है, ये बताना है। ठीक, तो बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं तथा जनरेटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, उनको बनाने के लिए एक ये अपरिहार्य धातु है, क्योंकि कॉइलिंग वगैरह जो इनकी बनती है ट्रांसफार्मर की या जनरेटर्स की, उसमें तांबे को यूज किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण यानी कि जो सोना होता है उसके साथ भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ देने के लिए उसको थोड़ा जो कह लीजिए ड्यूरेबल हो, सॉलिड हो, है ना, जो फ्रेजाइल ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे इसको सोने के साथ मिलाते हैं तांबे को, ये भी ठीक है। दोनों कथन चुनेंगे हम। तांबे का एक प्रमुख खनन केंद्र जो है मलंज खंड। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मलंज खंड है आपका मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 के भी जनवरी 2022 में रिलीज हुई थी, तो अभी आने वाले 2 वर्षों के लिए उसी के आंकड़े जो है हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि 2 वर्ष पे ये सेंसस जो होता है, मतलब फॉरेस्ट का सर्वे होता है। तो अब इसके अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है किस राज्य का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में इस रिपोर्ट में, तो जो मध्य प्रदेश का हमारा स्टेट है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है वो वही है। तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर इसमें हम क्रम देखें तो मध्य प्रदेश पहले पे है, फिर सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर जो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे ये 5 शीर्ष के जो राज्य हैं इनका क्रम है। नेक्स्ट है कि गलत कथन का चयन करना है। 2 स्टेटमेंट है कि भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जो लेटेस्ट सर्वे में है ये आंकड़ा निकल के आया है। दूसरा है कि वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले जो शीर्ष के 3 राज्य रहे यहाँ पे दिए हैं, तो इस 2021 के सेंसस में ये जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो गलत इसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अगला है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वनावरण की दृष्टि से किस राज्य का क्षेत्रफल जो है वो अधिकतम है। तो देखिए अगर परसेंटेज वाइज हम देखेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया है इसका आपका जो है मिजोरम का, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनके जो है स्टेट का जो है ये आंकड़ा है 84.53% जो है वो इसमें है आपका फॉरेस्ट कवर में, ठीक। ISFR 2021 के अनुसार भारत में पहाड़ी जिलों की संख्या यानी कि जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी संख्या कितनी है कुल, तो ये आंकड़ा ही है 140 है टोटल। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में 22, ठीक। और इसी में एक और क्वेश्चन ध्यान रखिए कि जो आदिवासी जिलों की संख्या इसमें दी गई है, टोटल भारत में 218 जिले हैं ऐसे, जिसमें से आपका 26 मैक्सिमम जो है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे है। नेक्स्ट है कि भारत में टाइगर सेंसस यानी कि जो बाघ है उनकी जनगणना कितने वर्षों में की जाती है, ठीक है। तो जैसे फॉरेस्ट सर्वे 2 साल पे होता है, आदमियों का जो सेंसस होता है वो 10 साल पे होता है, ठीक है। तो वैसे बाघों की जो गणना होती है ये 4 सालों में होती है एक बार। तो लास्ट सर्वे 2018 में हुआ था, जिसमें हमारे भारत में कुल बाघों की संख्या इसमें आंकड़ा दिया गया था 2967, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी जो अगला सेंसस होगा 4 साल मतलब 2022 में कायदे से होना चाहिए, तो इसमें जो है नए आंकड़े अब निकल के आएंगे। सही कथन का चयन करना है। तो देखिए वर्ष 2014 में पहली बार वैश्विक बाघ दिवस जो है मनाया गया, ठीक है, टाइगर डे जो हम मनाते हैं। तो वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को होता है, ये तो ठीक है। दूसरा पहला गलत है, ठीक है। पहली बार जो मनाया गया था 2010 में मनाया गया था। ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों के वन क्षेत्र में कमी हुई है। कमी किस सेंस में कि जो ISFR 2019 की रिपोर्ट आई है तो वहां पे इन राज्यों में जितने वन रहे होंगे वन के क्षेत्र, तो उससे कमी जो देखी गई तो इन सभी 5 राज्यों में देखी गई है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जब कोरोना की महामारी फैली 2020 में, तो अन्य देशों में जो भारतीय फंसे हुए थे, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह तो जाहिर सी बात है सब बंद ही हो गया था लॉकडाउन वगैरह लगने के कारण, तो ऐसे में जो है उनको वहां से सेफ भारत में लाने की जो प्रक्रिया है उस ऑपरेशन को नाम दिया गया वंदे भारत मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी, ठीक है। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है, भारत में जो है नवाचार और उद्यमिता वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया था नीति आयोग ने वर्ष 2016 से, ठीक। जो यूनेस्को हमारा एक संस्थान है, इसका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कार्यक्रम है किस वर्ष में शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये शुरू हुआ था 1971 से। गंगा एक्शन प्लान पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहली नदी कार्य योजना थी, जिसको किस वर्ष में शुरू किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो जैसे वर्तमान स्वरूप में आप जो है स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे, ये सब जो प्रोजेक्ट देखते हैं, तो उसी में सबसे पहले जो गंगा नदी के सफाई का सबसे प्लान कह लीजिए आया वो गंगा एक्शन प्लान था। इसको शुरू किया गया था 1985 में, ठीक है। और बाद में चल के 1995 में जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाई गई, जिसके तहत और अन्य नदियों को इसको जो है कवर किया गया इसमें। तो ये यही गंगा एक्शन प्लान का ये एक्सटेंशन था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा खादी अगरबत्ती आत्म
निर्भर मिशन जो है इसको शुरू किया गया था। तो कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था तो उसमें कई सारे जो प्रवासी श्रमिक वगैरह थे देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो बेरोजगार होकर अपने क्षेत्रीय कह लीजिए जो स्थान थे वहाँ पे आए, तो उनको काम देने के उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया था ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME ने। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अगरबत्ती वाला आपका सेक्टर है उसको घरेलू जो हमारा अगरबत्ती उत्पादन है उसमें वृद्धि और रोजगार पैदा करने की दृष्टि से इसको शुरू किया था। निम्नलिखित में से किन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला मंत्रालय है, वर्ष 2003-4 के दौरान ये जो कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया। और इसमें जो है आपका जो है मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इन सभी बीमारियों को जो है नियंत्रित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम किस वर्ष के विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था? तो ये बेसिकली हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा वाटर कंजर्वेशन, जो हमारा रेन वाटर है उसको कंजर्व करने की दिशा में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था 22 मार्च 2021 को, ठीक है, विश्व जल दिवस के अवसर पर। अगला है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, ठीक है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक है। तो इसको जो है कितने वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है ये बताना है आपको। तो कोरोना के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज एक अनाउंस किया गया था, इकोनॉमिक पैकेज, उसी के तहत इसको जो है अनाउंस किया गया था राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। और इसको जो है 3 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था, यानी कि 2023 तक जो है ये इसका ड्यूरेशन है। तो हम इसमें से बी ऑप्शन को चूज करेंगे। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है, इस पद्धति से किस बीमारी का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने टीवी वगैरह में शायद देखा हो, ठीक है, पहले इसके ऐड आते थे डॉट्स के, ठीक है। तो एक ये मेथड है इसका आपका ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी होती है इसको दूर करने का। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका जो कह लीजिए फॉर्मेशन हुआ है तो निम्नलिखित में से किसके दौरान आयोजित विचार विमर्श का परिणाम था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉकहोम में जो ये एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई है 1972 की, ठीक है, तो उसके बाद UNEP का फॉर्मेशन हुआ है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यूपी स्टेट की कैपिटल में आपका जो नहीं है ये आपका डी ऑप्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो हमारे रेलवे के जोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसी में से एक है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। अब इसमें से कौन सा संस्थान आगरा में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास संस्थान है, हवाई अड्डा, खेरिया लेप्रोसी इंस्टीट्यूट और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। तो तीनों की स्थिति यहाँ पे है, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है, ठीक है। तो ये आयोजित होता है गोरखपुर में। अगला है कि प्रयागराज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें विधानसभा यानी कि जो हमारी स्टेट की विधानसभा है उसके लिए वहां पे कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद प्रयागराज, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुल 12 विधायक जो हैं वो चुन करके आते हैं। निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका प्रयागराज में। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में AK-203, ठीक है, जैसे AK-47 होता है तो उसी से संबंधित एक एडवांस राइफल है ये भी, असॉल्ट राइफल AK-203। तो इसके निर्माण को मंजूरी दी गई थी कहाँ पे, जो है उत्तर प्रदेश के किस जगह पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे अमेठी में जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अगला है कि वायुसेना स्टेशन हिंडन जो है किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली से बेसिकली लगा हुआ जो गाजियाबाद का हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पे ये स्थित है। इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे। ये एयरफोर्स का बेसिकली एक स्टेशन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।